बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम ऐसा है जो कि अभी तक थम नहीं सका। वो इसलिए जारी है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात तो हो गए, लेकिन शोर शराबा अभी तक जारी है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये कहती है कि पहले हमें इलेक्शन रिग करके हरवाया गया, अब हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। ये आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन तक तो शायद दुरुस्त था, इल्ज़ाम लगाया जा सकता था, लेकिन अब तो 5 जजेस ने जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी फैसला दिया और मोहर सब्त कर दी उस फैसले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्परेट मेजर्स ले रही है। कभी IMF को खत लिखती है, अब एक एहतजाज ऑर्गेनाइज किया गया है IMF के दफ्तर के बाहर, और उस एहतजाज के रूह रवां कौन है और इससे क्या हासिल करने की ज़रूरत है। जो तारकीन वतन है, कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए, नहीं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इंटरनेशनली लोग जिस तरह से पाकिस्तान के इंतखाबात को देखते हैं उसकी भी बड़ी अहमियत है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोचा है कि जी अब हमने बाकायदा तौर पर ललकारना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि याद रहे तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई या सबसे बड़ी मुखालफत बगैर किसी लगी लिपटी के अगर आप बात करें तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, और उनका एतराज़ और इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही होता है। अब कुछ नताइज बड़ी दिलचस्पी से तब्दील हो रहे हैं। अगर मैं बगैर डिटेल में जाए जल्दी से आपको बताऊं कि इसी तरह PP 100 फैसलाबाद, वहाँ पर जब रिकाउंट हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीत गए। PP 7 कलर सईदा काहूटा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट रिकाउंट के बाद जीत गए। PP 90 यहाँ पर भी जो कैंडिडेट हैं वो जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे वो हार गए रिकाउंट के बाद और दूसरे उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PS 115 किमाड़ी से रिकाउंट के बाद जीत गए। NA 81 गुजरांवाला, ये अजहर क़यूम नारा साहब ये हार चुके थे पहले नताइज के बाद, लेकिन जब 75 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती की गई तो उसके बाद ये अपनी नशिस्त जीत गए। लोधरा से अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब ये NA 154 से जीत चुके हैं रिकाउंट के बाद। NA 97 फैसलाबाद से दोबारा गिनती के बाद नून लीग के उम्मीदवार कहते हैं कि नहीं मैं जीत चुका हूँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एहतजाज कर रही है, और उनका एहतजाज क्या है, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए कि इल्ज़ाम उनका किस पर है कि 20 नशिस्तें हमारी नून लीग को देने का कहा गया है। रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सो कॉल्ड हुकूमत उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पे रिकाउंटिंग करके जुर्लू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं, और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब ये आपने क्लिप देखा, कहा गया कि 20 नशिस्तों का टास्क दिया गया, पता नहीं बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन ये लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी। और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर वफाकी काबीना भी आ चुकी है, अब सेनेट का इंतखाब होने वाला है, मामला जा किधर रहे हैं, और क्या वाकई जो अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी का इंतखाब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ नहीं, वो तो शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी हुआ था। और फिर अब देखिए कलई खुल रही है, बहुत सी सीटें टर्न हो रही हैं, बहुत से नताइज मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये भी शायद एक नई थ्योरी है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी दारू के मुताबिक राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद है, काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब खुर्रम साहब वैसे मशवरे की बात है, आप भी कुछ दरखास्त रिकाउंट की दे ही दें। आपके हमसाए में तो नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने दे दी है और जीत ली है रिकाउंट के बाद, तो आप भी कुछ पोलिंग स्टेशंस को खुलवा लें, क्या पता नतीजा वहां भी तब्दील हो जाए। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपका मशवरा साहिब है, आप कानूनी माहिर हैं, तो जरूर इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में भी और दूसरी जगहों पर भी मैंने तवातर से जो अपना इंतखाब है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और मेरे तो फॉर्म 45 वो कहते हैं हमारे हाथ में थे, मुझे तो कूड़े में से मिले हैं जो नहीं थे अवेलेबल। तो लिहाजा वहाँ एक सवाल जो तहरीक इंसाफ से करना बनता है कि अगर तो वो कह रहे हैं कि लेट से कल NA 81 गुजरांवाला में जो है धांधली हुई है,
फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे वो फिर दुरुस्त थे, वो फिर उसको ठीक मान लें। और जहां वो ये नहीं हो सकता कि जहां आप जीते वो ठीक था और जब आप हारे तो वो वही जो है वही चीज धांधली में तब्दील हो जाए। तो लिहाजा उनको भी इस पर गौर करना पड़ेगा। यहाँ एक जिस तरह 2013 के इंतखाबात में कहा गया था कि मुकामी बेज़ाब्तगियां हुई हैं, और अब जैसे जैसे वो पटिशंस जा रही हैं और मामलात खुल रहे हैं, तो अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दे रहा है। नहीं, एक आर्गुमेंट ये भी है ना खुरम साहब कि ये उसी धांधली का तसलसल है। अब नया टास्क दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि जी ये काम आपने करके देना है, और जो दरखास्त है, दिलचस्प बात यह है कि वो शायद इलेक्शन कमीशन के साथ सामने तो ज़ाब्ते के तौर पर देनी पड़ती है, असल मामलात कहीं और तय होते हैं। तो आप भी देख लीजिएगा कि दरखास्त जहां देनी बनती है वहीं दीजिएगा। आप और आपके जो पैनलिस्ट हैं वो इन दरखास्तों के तो मुझसे ज्यादा माहिर हैं, तो आपसे मैं मशवरा लेता हूं और कि ये कैसे दरखास्त कहां और कैसे फाइल करनी है। ये अतर काजमी साहब से मैं पूछा, अतर काजमी साहब ये जो इलेक्शन के नताइज तब्दील होना है रिकाउंट के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फोकस रिकाउंट पे कर रहा हूं, आप कुछ और ना समझ लीजिएगा। ये कानूनी अमल है और ये मुमकिन है, और खुरम साहब के हमसाये के अंदर ये हुआ ही नहीं, उनके साथ मतलब हल्का जो है उनके कोलीग मुस्लिम लीग नून से वो जीत गए हैं और 75 पोलिंग स्टेशन का तो हुआ है। तो खुरम साहब ने तो कहा है, और बाकी मशवरा आप दे दें उन्हें अगर दरखास्त मेरे तो अकल समझ इतनी है कि इलेक्शन कमीशन तक की दरखास्त जाती है, आपको शायद ज्यादा पता है। नहीं देखिए, मसला ये कि दरखास्त ये होती है कि जब आपके पास दरखास्त देने जिसको आपने देनी है उसकी पर्ची आपकी जेब में हो तो फिर दरखास्त देने की जरूरत नहीं होती। अब हम कह रहे क्या है, ये तो मैंने ऐसी मिसाल दी, खुरम साहब डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उनको पता है पर्ची कितनी। नहीं, हम जो खुरम साहब को जो आपके भी कहने का मतलब ये था कि जो पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो नुमाइंदे हैं उधर आपने दरखास्त देनी है, इधर वफाक में ना आ जाइए, ये हम कह रहे थे। खुदा ना खास्ता और तो कोई बात नहीं, खुदा ना खास्ता आपका कोई इसके अलावा किसी और जगह पे जो है नहीं इन्होंने नहीं देनी। देखिए चिड़ियाघर भी कोई चीज जगह होती है वैसे, मतलब मैंने पूछा है, वहां तो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। असल में इशू ये है कि अब सियासत में अब हर तरह के इल्ज़ामात तो लग रहे हैं। अब खुरम साहब जो हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बरमला ये कह रहे हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ हुई है, जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि मुझे हराया गया। इसी तरह फैसलाबाद से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब इशू ये है कि कहीं ना कहीं मसला तो है इलेक्शन में, अगर कोई भी खुश नहीं है, किसी को भी इस पूरे अमल से इत्मीनान नहीं मिला, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि इतने जो करोड़ों लोगों ने बाहर निकल के वोट डाले, लोगों को वोट दिया, हर जमात को वोट दिया, और कोई भी जमात ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये पूरा अमल जो है दुरुस्त हुआ, तो फिर हम जा रहे किस तरफ हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो सियासी इशराफिया को भी, हुक्मरान इशराफिया को, जो निज़ाम चलाते हैं, सबको करने की जरूरत है। अगर यही रहा, अगर इसी किस्म का आप जिसे कह सकते हैं कि अदम एतमाद हो गया हर चीज के ऊपर, तो क्या वो मुल्क के लिए मुनासिब है? क्या वो हमारे लिए मुनासिब है? बट बात ये है राना साहब कि क्यों ना ये कर लिया जाए, मतलब एक तजवीज़ है ना, हम तो तजवीज़ ही दे सकते हैं कि इस मसले का हल ये है कि उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई 4 हल्के बता दे, 5 बता दे, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें, इधर मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी हल्के बता दें केपी के, और सारों के अंदर वो कहीं जी रिकाउंट करवा लें, जरा चेक करवा लें क्या है क्या नहीं है। मुनीब साहब इतना ही सादा मसला है, ये मान गए थे 2014 के धरने के बाद। नहीं मतलब देखे ना, अब ये रिकाउंटिंग ना फिनोमेना इसलिए नया लग रहा है कि पिछली दफ़ा अदलिया इस्टेब्लिशमेंट मिल के खान साहब को लाई थी। 2018 की जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं उस वक्त की गलतियों को आप कैसे दूसरी तरफ कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे इस दफा क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं ना, हम भूल गए पिछली दफा इमरान खान की रिकाउंटिंग शुरू हुई थी, ठीक है, ख्वाजा साद रफीक की। चीफ जस्टिस ने क्या फैसला दिया? और मैं फर्क चंद वोटों का था, नहीं फैसला क्या दिया? इलेक्शन हो गए खत्म, ठंड, कासिम सूरी स्टे, सुप्रीम कोर्ट से ठंड। तो अब हमें ना ये सारी अजीब बातें लगती हैं जो कि कानून में है कि आपको बताना है कि जी किधर आप खड़े हुए हैं, आपने टाइम पे दरखास्त देनी है, आपको ट्रिब्यूनल में भेजना है, आपको इलेक्शन कमीशन करेगा। और ये जो कल की मैं सुन रहा हूँ ना, बहुत मसला हो गया जी खुर्रम दस्तगीर साहब के पड़ोस में हल्के में, भाई ये रिकाउंटिंग कल नहीं शुरू हुई, ये कुछ दिन पहले भी हुई थी और वहाँ पे हो गया था फड्डा। अच्छा, तो उसकी वजह से ये रोक दी गई थी। तो आपने मेरे शहर से यार एक एमपी जीता है और आपने उसका नाम ही नहीं लिया, पीपी 90 का, बखर दरिया खान से, वहाँ अहमद नवाज नवानी जीते और इरफानुल्लाह न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी के भाई हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीपी 90 मैं का जरा मैं बता दूं कि हमारे शहर का नाम, मेरी गलती है, मैं बताना, मैं का हमारे शहर का नाम बिल्कुल बखर से, जनाब बखर से, हाँ जी, तो वो भी रिकाउंट हुआ। बिल्कुल, असल में ये इसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि या तो कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो कि जी हमने मानना है। जब आपका है कि मैंने मानना ही नहीं, मेरा कौवा सफेद है,
आप उसको काला कैसे कराएंगे? कानून आपने मानना नहीं। आप कहते हैं जी बल्ले का निशान, 3.25 मिनट की वीडियो है, सारे जितने जफादरी वकला हैं उनकी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी, भाग रहे हैं। और कल क्या कह रहे थे बैरिस्टर मरवत, हमारी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से, हमारी दरखास्त सुनी जाए, जब हम देंगे। वो जमाने चले गए ना, और ले आओ दरखास्त, यार हम बैठे हैं, जज भी बैठे हैं, अमला भी बैठा है, दरखास्त नहीं आ रही। ये आदतें थी बिगड़ी हुई। अब हैं जाके केस लड़ने की। 5 जजेस ने एक दिन इंतजार किया। अली जफर साहब का आपको याद है ना? जी। वो नहीं गए। अच्छा। अब जब दोबारा गए तो उन्होंने जिसको माले गनीमत कहा था वो भी बांट दिया ना। बट एक बात, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, खुर्रम साहब इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन चले अतर काज़मी साहब जारी बात है, उन्होंने पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र कर दिया। ये मुझे भी पता है कि उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था, लेकिन मैं उनको बलूचिस्तान का चीफ ठीक है, मैं उनको मुश्किल में नहीं डालूंगा। लेकिन फैक्ट क्या ये नहीं है कि आज जो हुकूमत बनी है ये भी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बनी है? अगर 2018 की बनी थी तो आज नहीं बनी राना साहब? नहीं, इसमें कोई शुबा है। जब मैं ये कहता हूं, हाँ। बात मानने ना मानने की नहीं है कि वो कह रहे हैं मुझे पुरानी मोहब्बत वापस करो। मैं 8 फरवरी से वेट कर रहा हूं। मैंने कहा मतलब आप ये कहते हैं कि मोहब्बतें तब्दील होती रहती है यार। उनकी जो जरूरतें थी बदल गई। आप जरूरत में उनके, जब उनके लिए मुश्किल वक्त आया, आप उनके मुकाबले में खड़े हो गए, लिहाजा आपको तो बदल दिया गया। अब वो एक, ये 2013 का मैं कहता हूं बार बार एक रिपीट है, जिसमें सादा अक्सरियत विफाक में नहीं मिली, बाकी सबको नवाज दिया गया, नवाज शरीफ के अलावा। ठीक है, वो सादा अक्सरियत की वजह से ही बनते वज़ीर आज़म नहीं बने। अब जो अरेंजमेंट है वो ये है कि सबको मिल गई। क्यों जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इतने, जिसको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात कि वो बहुत सॉफ्ट थे, वो कहाँ जाए? मुझे ये बताएं कि वो केपी के फंड्स लेने के लिए क्या इंडिया जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे? उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के पास लड़ाई अभी यहाँ हम ये बहस क्यों करते हैं? नहीं, बट ये लड़ाई यहाँ रुक नहीं रही ना। बात ये है, मैं एक सिर्फ हवाला दे दूं जो असद कैसर साहब ने, अब उन्होंने आज भी कहा कि अगर किसी का ये ख्याल है कि हम खामोश हो जाएंगे, चुप कर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है और ये किसी के बाप का भी मुल्क नहीं है। ये उन्होंने अल्फाज कहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। अगर इस किस्म तू करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुजाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। होश के नाखून ले, हमें उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार है आपके साथ, हर किस्म की, जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। बट ये जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कबूलियत की है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जंग तो फिर सब ने लड़ी है कबूलियत के लिए, और फिर वो वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, उसको पसे पुष्ट बदकिस्मती से डालकर बहुत कुछ त्याग कर ये कबूलियत हासिल की गई है, और मुस्लिम लीग नून ने भी की है। हेंस फिर किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार भी हासिल किया। एक ब्रेक के बाद इस पर बात कर लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पर जा रही है, IMF को खत लिखना, उस पर सुबकी हुई, अब दफ्तर के बाहर एहतजाज करना, ये बेनिफिट कर रहा है इमरान खान की जमात को या इसका सख्त रिएक्शन आने वाला है? एक ब्रेक के बाद बात। कबूलियत की जंग है अतर साहब, ये जो लड़ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, और वो कह रहे हैं सारा इनकलाब इतनी सी चीज़ पे आ जाता है, वो ये कि नहीं हमारी, अब मैं इसको ब्लेटेंटली कहूँगा, सेटिंग हो जाए हमारी एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट से। तो ये कोई जमहूरियत की जंग, खुर्रम साहब भी ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की जंग नहीं है ये, और जो उन्हें कन्वीनियंट लगता है, जहाँ वो जीते हैं वो कहते हैं वो इलेक्शन ठीक है, लेकिन जहाँ वो हार रहे हैं वो कहते हैं वो इलेक्शन गलत है। अगर 180 सीटों के दावे को देखा जाए, आप खुद बड़ी रिसर्च करते हैं, कितने सबूत मुहैया किए गए हैं 180 सीटों के से? देखें, पहली बात तो ये है कि कबूलियत या ये बार बार ये बहस में आता है कि जी कबूलियत किसकी है या नहीं है। हर कोई यहाँ पे अपने तजर्बे से बोलता है कि जनाब कबूलियत का मसला है असली या मकबूलियत का मसला है, लेकिन इस सारी बहस के अंदर जो परेशान कौन चीज़ है ना, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम है वो कहीं पे फिक्र नहीं करते। असल में ये मसला अब इमरान खान का नहीं है, ये मैं गुज़िश्ता 7-8 महीनों से बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात उनसे बहुत आगे निकल गई है, ये बात मियाँ साहब से बहुत आगे निकल गई है। अब ये मसला अवाम का है। क्या अवाम अब आपको
कबूल करेंगे, ऐसे निजाम को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? आपका आर्गुमेंट ये कि उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। ओके। उन्होंने सिर्फ इमरान खान के लिए या सिर्फ मियां साहब के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने एक कहा है कि हम बाहर निकलेंगे, हमारा ये जमहूरी राइट है, हम अपने लोगों को लेके आएंगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त, दानिश्वर दोस्त भी कहते हैं जी ये कैसा शऊर है जो ये क्वेश्चन नहीं करता कि मेरी नाली ठीक नहीं हुई, मेरे घर में कुछ नहीं आया, और फिर भी एक बयानिए के ऊपर वोट दे दिया। भाई वोट उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है कि पहली जो चीज़ है, जो शऊर का तकाजा है कि जो हुक्मरान हो वो आपके वोट से आए। जब वो आपके वोट से आएंगे फिर आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। जब 4 बंदे बैठ के एक कमरे में हुकूमत बना देंगे तो फिर किधर गया आपका राइट? और आपको लगता है कि ये शऊर उन्हें इमरान खान की हुकूमत से निकलने के बाद इस जोर से आया है कि उन्होंने फिर इमरान खान की जमात को तमाम तरकबातों के बावजूद वोट दिया है? देखिए ये ओवर द ईयर्स एक प्रोसेस है ना, लोगों ने देखा है ना कि बहुत सारी चीजें उससे पहले खुल गई थी। जिस तरीके से जो वोट को इज्जत दो का बयानिया आया था और मियां साहब जवाब मांगते थे तो उनके वर्कर्स के उस वक्त तो आंखें खुल गई थी, वो उस वक्त क्वेश्चन करते थे। उस वक्त तहरीक और मुस्लिम लीग नून बड़ी पॉपुलर थी बड़ी, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी बातें की हैं, तो मेरे ख्याल में अब मसला किसी एक सियासी जमात का नहीं है, मसला अब अवाम का है। आज आप इमरान खान साहब को बाहर निकालें और वो बाहर निकल के कहें कि मियां साहब भी बड़े अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, तो हम सब मिलकर चलेंगे। आपको लगता है खान साहब अगर बाहर निकल आए और तहरीक इंसाफ जो आर्गुमेंट है आज इनकी, मैं दोबारा कहूंगा, लफ्ज सेटिंग हो जाए, जी जी, तो ख्याल है कि वो वोट इन्हें कट जाएंगे? वोट नहीं कटेंगे, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये खुद नहीं, बट वो तो मांग ही रहे ना। खान साहब तो अंदर बैठ के कहते हैं यार मेरे से बात करें, मेरे से बात करें। वो मांग रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है कि नहीं? वो ये नहीं आप मांग रहे कि मेरे से बात करें। नहीं, बात साहब कहते हैं मेरे से बात करें। यहाँ पे हमारी टोटल बहस हुई है, उसमें बहस में टोटल उसकी जिस्ट ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो असल इशू है और वो किसी और के हाथ में है। वो अभी ये मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो ये भी मांग रहे हैं कि सेटिंग मांग रहे हैं, उनको मांगने दें और आने दें बाहर, फिर आप देखें ये अवाम उनको कैसे सेट करती है। अच्छा, ये चीजें उनसे आगे निकल चुकी हैं। अवाम ने अपना राना साहब, ये तल्ख बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए मैं NA 122 के अंदर मैंने वोट डाला है जाकर। अब NA 122 का हल्का वो हल्का है जहां पर कंटोनमेंट भी आता है, जहां पर बहुत सी सेंसिटिव एरियाज भी आते हैं और जहां सानहा 9 मई की एक बाकियात भी मौजूद है। सवाल मेरे लिए भी है कि यार वहां पर लोगों ने बहुत कुछ विटनेस किया, रैंसैक हुआ हमारे मुल्क के अंदर, एक फौजी तंसीब को किया गया, और लेकिन लोग आर्गुमेंट ये देखते हैं कि देखिए जी वो भी जो बयानिया बनाया गया था अवाम ने उसको भी रद्द कर दिया क्योंकि थोपा गया था उसे तहरीक इंसाफ के ऊपर, साबित कुछ नहीं हुआ। दो काज़मी साहब ने बात की, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले आप असद कैसर पे बात कर रहे थे, मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, वो जो धमकी लगा रहे हैं और वो जी बनाना रिपब्लिक, उनके भाई को स्पीकर नामजद किया था इमरान खान ने, उसको किसने रद्द किया? स्पीकर नहीं बनाया। तैमूर झगड़ा को बनाया था, वजीर खजाना नहीं बनाया, किसने रद्द किया? शेर अफजल मरवत कह रहे हैं ना कि जी हमने 2 गलतियां की, हमने 80 सीटें खो दी। फैसले कौन कर रहा है? PTI के अंदर। सवाल इसका जवाब जब ये दे देंगे फिर ये बाकियों को भी धमकियां लगा लें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो अवाम का शऊर, एक मिनट, अवाम का जो शऊर है ना, वो जो ना अपनी जमात का बयानिया वो कहते हैं ना प्रोग्राम वो कर दिया, अवाम का जो शऊर है वो अवामी नुमाइंदों के जरिए रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। ये बनाना रिपब्लिक होगी कि आप लोगों को सड़कों पे लाएं कि जी फैसले लोग करेंगे, ऐसे नहीं हुआ करता। जब सिस्टम की बात आप और हम सब मिलके करते हैं, वो कहते हैं सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हुआ, हम इलेक्शन हार गए। वो जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना कि 2018 में आप अवामी मदद से नहीं आए थे, अब आप कह रहे हैं हम अवामी मदद से आएंगे, तो जरूर आए। किसने रोका है? वो कहते हैं हम आए हैं, तुझे लड़नी नहीं, फिर भी बात वही है। फिर आप अवाम की तरफ तो नहीं ना रजू कर रहे। आपकी सारी गुफ्तगू है कि मुझसे 8 फरवरी के बाद किसी ने नहीं बात की। आपके ख्याल में नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने जाके बात करनी थी? हमारे कई जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे हैं कि गिट्टे गोडे पकड़ लो जाके। क्यों भाई? वो जब बात ही नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ बनीगाला चले नहीं गए थे, फिर क्या निकला उसका नतीजा? वो वहीं खड़े थे जिनसे बात करना चाह रहे थे। तो सबको पता है कि किसने कहां बात करनी है। ये जमहूरी रवैया उस वक्त तक है जब तक आप इक्तदार में नहीं आते, आप अवाम की बात करते हैं, बस इक्तदार मिल गया। ये हमारी सियासी जमातों के सारों का अलमिया है। असद कैसर साहब का, वो बड़े सीनियर शख्सियत है तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना कि अगर किसी का ख्याल है हम चुप बैठ जाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मजामत करेंगे। और भाई उस दिन साफी को तो गाली दे दी गुस्से में, जब रिजाइन देने आ रहे थे। जी, तो दे ना, वो एजाज साहब को दी थी। हाँ, मतलब गुस्सा साढ़े नहीं पैंदा है ना। इतनी बहादुरी है, करें ना बात सबके सामने। क्यों रिजाइन किया, क्यों उसने मानी बात? मतलब कौन सा वो प्रेशर था जो इनको प्रिजन वैन से क्यों डर गए? वो तो खड़ी होती है, हमेशा से खड़ी होती है। उस दिन खबर में आ गई बात, आप चेक कर लें। अब सेशन आज हुआ, प्रिजन वैन फिर भी खड़ी होगी।
अच्छा, ये प्रोटोकॉल है, मतलब ये एक हालात है कि भाई कभी कोई चवल मार ले तो उठा के लेके जाना ही पड़ेगा ना। मतलब लोग आ जाते हैं जो आपका सिस्टम तोड़ने लगते हैं, तो आपको सब चीजों के लिए नहीं, बट पार्लियामेंट एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि लोगों में इतना, लोगों ने इमरान खान को नहीं, लोगों ने इस पूरे निजाम और इसका जो एक इसके अंदर जो मुतनाज़ापन है उसके खिलाफ वोट दिया है। आयरनी ये है कि उनके वोट को ट्रांसलेट नहीं होने दिया गया। जो वोट में कमी आई है ये उसका सबूत है। हम एमडब्ल्यूएम में ढूंढेंगे। मुझसे तो ब्रेक है। एक बात, अमरीकी नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत के हवाले से जो समात है वो मुकर्रर है। अब 20 मार्च को वहाँ पर समात होगी अमरीकी फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, और वहाँ पर जो इंटरेस्टिंगली कि जो कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा हैं डोनाल्ड लू, अलमशहूर डोनाल्ड लू, वो उनको तलब किया गया और वो पाकिस्तान की जमहूरियत और इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ आपने ट्रक्स देखे होंगे अमेरिका के अंदर जो मुकीम है लोग के लिए, वहाँ पर वो लगाए जा रहे हैं, और इलेक्शन हीस्ट बताया गया है कि इलेक्शन को किस तरह से चोरी किया गया है। राना साहब, नतीजा क्या निकलेगा? ये अमेरिका के अंदर जाहिर बात है कोई देख भी रहा है ना, पाकिस्तान की हुकूमत देख रही है, लेकिन एक फैक्टर वो भी है क्योंकि उस एस्पेक्ट को हमेशा बड़ा एवेल्यूएट करते हैं अतर साहब भी, कि देखिए जी एक पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मौजूद है, वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर भी किसी ना किसी जगह अगर पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर किसी हाउस के अंदर हेयरिंग होगी, सवाल पूछे जाएंगे, कोई IMF की बात खड़े होकर एहतजाज करेगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ रजिस्टर होगी। नहीं, रजिस्टर तो हो रही है। उनकी वीडियोस सब चीज़ें आ चुकी हैं ना, कि जी वो आर्मी चीफ को कहते हैं कि ये कब्जा है, ये रिटायर्ड है, मतलब ये रजिस्टर तो होगी ना पाकिस्तान के अंदर कि जी उस मुजाहरे का मकसद IMF के ऊपर गुफ्तगू करना नहीं था। उस मुजाहरे का मकसद था कि जी पाकिस्तान में आर्मी चीफ गलत बैठा हुआ है। मतलब वो जो गुस्से का इजहार है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इस वक्त ये एक पार्टी मुसलसल कर रही है, तो फिर ये चीज़ें देखने वाले देख रहे हैं। वहाँ पे उनको इजाज़त है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग निकलते हैं, शेर अफजल मरवत ने सबसे ज़्यादा जलसे किए हैं, किसी ने रोका? ये PTI की पंजाब की क़यादत क्यों गायब हुई, क्यों भाग गए जी? ये लोग पकड़े गए ना, अली मोहम्मद खान भी, शहरियार अफरीदी भी, सारों ने जलसे किए, इलेक्शन लड़े हैं। ये पंजाब वाले क्यों गायब हुए? मैं नहीं कह रहा किसी अंडरस्टैंडिंग में गए, लेकिन पार्टी वालों को खड़े होना चाहिए था ना, तो अपनी पार्टी को लेकर लीड करें। वो कहते हैं हमारी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। वो हमाद अजहर साहब आज तक घर वापस नहीं आ सके। मियां असलम इकबाल साहब KP बैठे जमानत करा के आ गए ना, नहीं आना चाहिए। अदालतों का इम्तिहान सबसे ज्यादा PTI ने लिया और PTI को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है उसके अंदर। मैं पहले कह रहा हूँ ना, पहले कुछ और था। यहाँ पे खान साहब के लिए हाईकोर्ट 2-2 दिन, लाहौर हाईकोर्ट बैठी रही कि आज नहीं आ सकते, चले कल आ जाए, जमानतें हमने आपको देनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यही कुछ हुआ। अब पेशावर कर रही थी, अब पता नहीं 5 जजों के फैसले के बाद उनके लिए एक उम्मीदों का मरकज़ अब क्या होगा। लेकिन इशू ये है कि जो आप IMF के बारे में जाके, ये पाकिस्तानी डायस्पोरा है, इनका राइट है कि अपनी उसको करें, लेकिन मेरे ख्याल में इनको इस बुनियाद पे रहना चाहिए था बजाय आर्मी चीफ के सिस्टम को। तो इस पे ये बुनियाद होगी कि आपका मकसद IMF नहीं है, आपका मकसद आपका शायद वो है जो आपका लीडर कह रहा है कि जी मुझसे 8 फरवरी के बाद किसी ने बात नहीं की, तो वो उनको अंडर प्रेशर लाना है, जो मेरे हिसाब में तो नहीं आ रहा है। अंडर प्रेशर ला सकते नहीं। अतर साहब, बात ये है कि इसका रिएक्शन भी आता है ना। देखें, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो हमने देखा एक ज़माने में मरीम नवाज शरीफ साहब फरमाती थी, पावर टॉक्स टू पावर। आप सख्त बात करेंगे, आपकी किसी जगह पर यू नीड टू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन ना। वहाँ हमें नज़र आया कि किसी जगह उन्होंने अपने मसल भी फ्लेक्स किए और उन्होंने ललकारा भी एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को। क्या तहरीक इंसाफ यही कर रही है, या आज यू थिंक दे आर गोइंग टू फार और इससे फिर वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता आपके नज़दीक? देखिए, एक तो जो शेर अफजल मरवत साहब का इन्होंने जिक्र किया कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी, अब जो गुज़िश्ता रात उन्होंने एक चैनल पे बैठ के बात की है, तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने जो कहते हैं ना प्रोग्राम, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ही वो जो डैश डैश कर दिया उन्होंने। दूसरी बात ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे कि जी ये अब उस दरबार पे क्यों जा रहे हैं, अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, वहाँ से क्यों मदद मांग रहे हैं। देखिए, एज ए डेमोक्रेट हम सबको जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, क्या वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गवर्नमेंट एंड
जो नुमाइंदे होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उनमें तो फर्क होता है ना। कोई अमरीकी हुकूमत से कहना या मुतालबा करना या वहाँ पे सेनेटर्स से कोई बात करना जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो नहीं, आप तो नहीं कह रहे, मैं आपको मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दूसरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। और यही चीज अमेरिका के अंदर भी जो कांग्रेस के अंदर हेयरिंग होगी, वो उनसे पूछेंगे कि जनाब ये इश्यूज हैं, ये वो सारे जो मतलब ये एब्सोल्युटली यस और ये एब्सोल्युटली नो के जुमरे में नहीं आता। आपको लगता है उस जुमरे में नहीं आता? ये उस जुमरे में आते नहीं। देखिए, ये तो एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, और उस वहां के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं वो या तो होना कि वहां पे CIA का चीफ को ये खत लिख दें कि भाई आके हमें बचाओ और तुमने ये कर दिया है, या वहां पे आके IMF को लिखें, इलेक्शन ऑडिट करें, GSP वालों के लिए ऑनलाइन पिटीशन करें, बाद में कहें हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बट डू यू थिंक दैट वो फैक्टर इन करती है या वो भी उसको भी उसकी अहमियत नहीं? उसमें देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि क्या वो इस हद तक यहाँ पे क्लाउड रखते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि वो इसमें क्या कर सकेंगे। और दूसरी बात, जब अगर यहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई, कोई चीज खराब ही नहीं हुई, तो ये 3500 लिखे तो उल्टा इनका मजाक बनेगा। लिखने में क्या फर्क पड़ता है? जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, तो फिर इतनी फिक्र किस चीज की है, किसी एहतजाज की या किसी लेटर की? बट क्या उससे तजलील, मैं चाह रहा हूं आप इस पर रिफ्लेक्ट करें कि क्या उससे तजलील पाकिस्तान की नहीं होती? क्या हम IMF को कह रहे हैं या GSP प्लस स्टेटस के हवाले से कह रहे हैं, फॉर दैट मैटर, क्या तजलील पाकिस्तान की नहीं होती? अच्छा, GSP प्लस के हवाले से तो यूरोपीय यूनियन का अपना रद्द-ए-अमल आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने नहीं कहा। अब इसके हवाले से तो देखें, ये वो चीज़ है जो उन्होंने जमान पार्क में सामने बैठा के उनको कहा था कि आप गारंटी करें कि इलेक्शंस हमारे हों। अब इसमें तजलील जो है, एक लेटर से तजलील होती है कि या 16 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ जिन लोगों ने वोट दिए हैं, आप उनका वोट गायब कर दें, वो बड़ी तजलील है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तजलील उससे हमें फील नहीं होती। खुर्रम साहब, ये जो इंतखाबी निजाम है या जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं, उससे क्या दुनिया को नहीं पता कि आपका इंटरनेट बंद, आपका सेलुलर सर्विस बंद, आपका ट्विटर आज तक बंद, वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, उससे हमारी तजलील नहीं हो रही और लेटर लिख लेने से या मुजाहरा कर देने से हमारी तजलील होगी? गो अहेड सर। जी मुनीब साहब, सवाल यही है कि अगर बानी चेयरमैन PTI ने मुल्क को एक साल हिजान में मुब्तला रखा अमेरिका के खिलाफ, तो अब आकर हम ये लतीफ डिस्टिंक्शंस नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, उन्होंने तो अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ बात की है और उन्होंने अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ बात नहीं की। ये दुरुस्त नहीं है। बानी चेयरमैन ने कभी भी अपनी जो तमाम तकारीर थी जिनमें वो कहते थे हम कोई गुलाम है और एब्सोल्युटली नॉट है, उन्होंने कभी ये डिस्टिंक्शन नहीं किया कि अमेरिका के इदारे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अमेरिकी हुकूमत जो है ना वो साम्राज्य है। उन्होंने पूरे अमेरिका को ही साम्राज्य बनाकर पाकिस्तान के अवाम ने पेश किया। और अब ये एक इंतहाई दर्जे की यू टर्न कह लें, मुनाफकत कह लें, कि जिनके खिलाफ आपने पूरे मुल्क को भड़काया, आज आप उन्हीं के एक इदारे के दरबार में चले गए हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और ये सिर्फ वही टैक्टिक है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जनाब ये जमहूरियत नहीं चाहते, ये कबूलियत चाहते हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से भी वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं वो डालेंगे। और जो IMF के साथ खत लिखा है, मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान मुखालिफ खत था, क्योंकि उससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आप किसी भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे को पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में काजी अल कज़ा बनने की दावत देना मुल्क दुश्मनी है, थी और रहेगी। सर, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब खुर्रम नसीर खान साहब, कादर काज़मी साहब का और आमिर इलासाना साहब का। बहस और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आज के प्रेसिंग इश्यूज़ यही हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।